नमस्कार। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो खानाबदोश चरवाहों की थी, वो सिर्फ 1000 साल के अंदर शक्तिशाली राज्यों और एक जटिल समाज में बदल जाए। आज हम उसी अविश्वसनीय सफर को देखेंगे जिसने प्राचीन भारत को एक नया आकार दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो हमारी कहानी एक सवाल से शुरू होती है। घुमंतू लोगों की एक जनजाति जिनकी पूरी जिंदगी अपने मवेशियों के झुंड के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमेशा नए चारागाहों की तलाश में रहते हैं। वो आखिर कैसे एक ऐसे विशाल साम्राज्य में बदल गए जहां बसे हुए पुरोहित और ताकतवर राजा थे। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और आज हम यही जानेंगे कि ये सब हुआ कैसे। इस जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा सफर शुरू होता है करीब 1500 ईसा पूर्व, जब महान सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। यहीं से प्रारंभिक वैदिक युग की शुरुआत होती है, जो 1000 ईसा पूर्व तक चला। फिर उत्तर वैदिक युग में असली कहानी शुरू होती है, जो हमें 500 ईसा पूर्व तक ले जाती है, जब नए विचार और धर्म सामने आने लगे। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, अग्रदूतों का युग, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल। इस प्राचीन दुनिया में झांकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है ऋग्वेद। इसी से हमें उनके जीवन, उनके विश्वास और उनकी दुनिया के बारे में सब कुछ पता चलता है। तो उस दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं। ये लोग सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे। उनका समाज कबीलों यानी जन में बटा हुआ था, और हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन कहते थे। लेकिन ये राजन कोई निरंकुश राजा नहीं था। उसकी ताकत पर सभा और समिति जैसी सभाओं का नियंत्रण होता था। ना कोई परमानेंट सेना, ना कोई टैक्स सिस्टम। आज के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही अलग दुनिया थी। और एक बात जो सच में हैरान कर देती है, वो है दौलत को लेकर उनकी सोच। सोना या जमीन, सब भूल जाइए। प्रारंभिक वैदिक काल में दौलत का मतलब था सिर्फ एक चीज, मवेशी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर। असल में कई बार तो युद्ध भी गायों के लिए ही लड़े जाते थे, सोच सकते हैं। सामाजिक तौर पर भी ये काफी खुला हुआ समाज था। हाँ, पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन महिलाओं का सम्मान था और उन्हें सभाओं में अपनी बात रखने का हक भी था। और सबसे दिलचस्प बात, समाज में किसी का स्थान यानी वर्ण जन्म से नहीं बल्कि काम से तय होता था। मतलब समाज में आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। एक ऐसी दुनिया जहां किसी के कर्म ही उसकी पहचान थे। लेकिन जैसा इतिहास में होता आया है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक बहुत बड़ी क्रांति दबे पांव आ रही थी। एक ऐसा बदलाव जो इस घुमंतू दुनिया की नींव हिलाकर रख देने वाला था। और इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह थी एक बहुत ही साधारण सी लेकिन क्रांतिकारी धातु, लोहा। प्राचीन ग्रंथों में जिसे श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है, इसी एक धातु ने भारतीय इतिहास का पूरा रुख बदलने की ताकत रखी। तो ये सब हुआ कैसे? सोचिए, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ किया जाने लगा, जो पहले नामुमकिन था। अचानक खेती के लिए बड़ी बड़ी जमीनें खुल गईं। ज्यादा अनाज का मतलब था ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग एक जगह पर बस सकते थे। घुमंतू जीवन पीछे छूट गया और स्थायी बस्तियां बनने लगीं। और जैसे जैसे ये बस्तियां बढ़ीं, छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े क्षेत्रीय राज्यों में बदल गए, जिन्हें जनपद कहा गया। लौह क्रांति अब अपने पूरे जोर पर थी। और इसी के साथ हम वैदिक युग के एक नए और ज्यादा मजबूत दौर में कदम रखते हैं, लोहे के राज्यों का युग। ये एक ऐसी दुनिया थी जो धातु की ताकत और जमीन की उपज से बनी थी, और ये पहले से बिल्कुल अलग थी। बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। अब कबीलों के मुखिया की जगह वंशानुगत राजाओं ने ले ली। मवेशियों पर टिकी अर्थव्यवस्था अब खेती, जमीन और टैक्स पर चलने लगी। और शायद सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव समाज में आया, जहां काम पर आधारित लचीला सिस्टम अब जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। ये नई वर्ण व्यवस्था पत्थर की लकीर जैसी थी। जन्म ही किसी का भविष्य तय करता था। समाज 4 हिस्सों में बंट गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, उनके बाद वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और सबसे नीचे शूद्र जिनका काम सेवा करना था। सामाजिक गतिशीलता का दौर अब खत्म हो चुका था। राजा की ताकत में भी जमीन आसमान का फर्क आ गया था। पहले का राजन अपनी सभाओं के प्रति जवाबदेह था, लेकिन अब का राजा एक वंशानुगत सम्राट था, जिसकी ताकत लगभग असीमित थी। लोगों की आवाज जो कभी इतनी अहमियत रखती थी, अब सत्ता के गलियारों में महज एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी।
और अपनी इस नई ताकत को सही ठहराने के लिए राजाओं ने अश्वमेध जैसे बड़े और जटिल अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसमें एक खास घोड़े को 1 साल के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता था और फिर उसकी बलि दी जाती थी। ये राजा की संप्रभुता और उसकी बेहिसाब ताकत का एक ऐलान होता था, एक तरह का पावर प्ले। ये बदलाव समाज के हर कोने में दिख रहा था। महिलाओं की स्थिति जो कभी सम्मानित थी उसमें भारी गिरावट आई। उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया। शादी ब्याह को नियंत्रित करने के लिए गोत्र का सिस्टम सामने आया और राज्य का खजाना भरने के लिए एक नियमित टैक्स सिस्टम भी लागू किया गया। प्रारंभिक वैदिक युग की दुनिया अब बस एक धुंधली याद बनती जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि 1000 साल के इस बदलाव की आखिरी विरासत क्या थी? लोहे, राज्यों और कठोर सामाजिक नियमों से बनी इस नई दुनिया ने भविष्य के लिए कौन से बीज बोए? उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते समाज एक मोड़ पर खड़ा था। यज्ञ और अनुष्ठान बहुत ज्यादा जटिल और महंगे हो गए थे और पुरोहित वर्ग का दबदबा चरम पर था। इसी कठोरता के खिलाफ एक शक्तिशाली बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की लहर उठने लगी, जो भारत के धार्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस प्रतिक्रिया के 2 बड़े रूप सामने आए। एक तरफ जटिल यज्ञों की जगह जीवन के रहस्यों पर गहरी दार्शनिक सोचने ले ली, जो हमें उपनिषदों में दिखाई देती है, और दूसरी तरफ पुरोहितों के प्रभुत्व के सीधे विरोध में ज्ञान के बिल्कुल नए रास्ते सामने आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। राजनैतिक तौर पर देखें तो वैदिक युग की इसी जमीन से 16 शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। यही वो राज्य थे जहां भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी गई, जैसे कि शक्तिशाली मगध साम्राज्य। तो आखिर में वैदिक युग की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब परंपराएं, व्यवस्थाएं और नियम बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं तो क्या होता है? जैसा हमने देखा, जवाब अक्सर क्रांति होता है। विचारों की क्रांति, समाज की क्रांति और अध्यात्म की क्रांति। ये एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में बार बार दोहराया जाता है और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया देता है। सोचने वाली बात है ना?